नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मन की बात में पीएम मोदी ने कई मुद्दों का किया जिक्र, फिटनेस पर दिया जोर, देश को राममय बनाने के लिए की खास अपील। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा दावा, जेडीयू विधायकों के संपर्क में है लालू यादव, कभी भी गिर सकती है नीतीश सरकार। ईडी के सामने पेशी से पहले हलचल तेज, सीएम केजरीवाल ने बुलाई बड़ी बैठक, 4 जनवरी से मैं भी केजरीवाल के अभियान की शुरुआत। ममता बनर्जी के भतीजे की बड़ी बगावत, नाराज हुए भतीजे अभिषेक ने कर दिया बड़ा ऐलान, लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लिए नहीं करेंगे प्रचार। सीएम धामी ने यूसीसी पर किया बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में जल्द लागू किया जाएगा सम्मान नागरिक संहिता, विधेयक को मंजूरी के लिए विधानसभा में किया जाएगा पेश। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 108वें एपिसोड को संबोधित किया और कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें पीएम मोदी ने खास तौर पर फिटनेस पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जैसे सफल अभियान का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर का जिक्र किया और कहा कि इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। साथ ही अयोध्या और राम पर बने भजन को #श्री राम भजन के साथ शेयर करने की अपील की है और कहा है कि इससे देश राममय हो जाएगा। एक खास अपील की है पीएम मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको ऐतिहासिक बनाना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री और बाकी लीडर्स में जो फर्क है वो आप साफ देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई अपील करते हैं या कोई भी इस तरह का उत्सव मनाने की बात करते हैं, ये किसी कार्यकर्ता पार्टी फंडेड कोई प्रोग्राम नहीं, लोगों से वो अपील करते हैं, लोगों को उस कार्यक्रम में जोड़ते हैं। आपको याद होगा सेल्फी विद डॉटर्स उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। किस तरीके से सारे लोग अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया में डालना शुरू किया। कोविड के दौरान चाहे वो थाली बजाने का हो या दिया जलाने का हो। अब 22 तारीख को भी ये फर्क है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती, यात्रा करेंगे, कौन करेगा तो नेता करेगा। हम उस चीज के लिए निकलेंगे तो कौन करेगा तो नेता करेगा। केजरीवाल भी कर रहा है, भाई हम भी केजरीवाल इस तरह का कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्या करता है, कौन लोग उसमें शामिल होते हैं तो कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सारे लोग। प्रधानमंत्री की राजनीति का ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। वो कोई भी इस तरह का आह्वान करते हैं, वो सीधे जनता को जोड़ देते हैं। अब 22 तारीख को देश में मनेगी दिवाली, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और जब लोग 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का कितना बड़ा असर होता है और वो सक्सेसफुल हो उसके लिए क्या क्या और तैयारियां की जा सकती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने कहा कि जश्न में शामिल होना है। और मैं आपको बता दूं, आपके घर के आसपास के मंदिरों में भी ये प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके एक सप्ताह पहले से अलग अलग कार्यक्रम हो। तो आप ये देखिए, पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम्स बनाने का क्या फायदा प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। जी, अब बात बिहार में मचे सियासी बवाल की। बिहार में मचे सियासी घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का गेम ओवर हो चुका है क्योंकि लालू यादव खेला करने के लिए एकदम से तैयार बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपनी लुटिया तो बचा लिए, लेकिन लालू जी के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लालू जी किसी भी दिन इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है, नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद है। एक बार फिर से अब बड़ा ऐलान कर दिया गिरिराज सिंह ने। क्या लगता है नीतीश सरकार गिर जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है, ये मौका लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी ने दिया है।
कि आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दें। दो चीजें बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी, पार्टी भी टूटेगी, ये कोई रोक नहीं सकता। कब? बस यही एक बड़ा सवाल है, एक सप्ताह में, एक महीने में। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये पार्टी, ये कुर्सी नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे ही स्थिति पैदा हो चुकी है। ललन सिंह चुपचाप नहीं बैठने वाले और एक से बढ़कर एक कहानियां इसमें सामने आ गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ धोखा हो रहा था। अब सवाल बड़ा है, लोकसभा के चुनाव से पहले कितनी सीटें, कितना क्या, ये सारी चीजें एक और इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार की स्थिति खराब है। इस तरह के सिचुएशन में और भी कई सारे मुख्यमंत्री आते हैं, फंसते हैं, लेकिन वही बच के निकल पाते हैं जिनके साथ जनता खड़ी हो जाती है। नीतीश बाबू के साथ जनता नहीं है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी रसातल में है। लोग नीतीश कुमार का नाम नहीं पसंद कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, और इसीलिए हालांकि 5 मिनट का खेल है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश बाबू को कहे कि भाई आ जाइए वापस, तो वो तुरंत हो सकता है, लेकिन निगेटिविटी नीतीश कुमार को लेकर इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी सांसें फूल जा रही हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि भाई इनको रखे या नहीं रखे। इसलिए अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश बाबू के लिए दरवाजे बंद है, लेकिन नीतीश बाबू की स्थिति बहुत ही डवाडोल है। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपश्यना से लौट आए हैं और केजरीवाल के दिल्ली आते ही पार्टी अब एक्शन मोड में आ गई है। वहीं ईडी के सामने पेशी से पहले केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और काउंसिल की एक अहम बैठक बुलाई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति बनाई गई और राज्यसभा में 3 सीटों को लेकर चर्चा की गई। वहीं पार्टी की तरफ से 4 जनवरी को शुरू होने वाले अभियान को सफल बनाने पर भी चर्चा हुई। लौटते ही केजरीवाल ने बैठक बुला ली है। देखिए, केजरीवाल तो कहते आए कि विपासना किया मैंने, बहुत शांति मिली, लेकिन अंदर बड़ा अशांत है, इसलिए आनन फानन मीटिंग बुला ली। भाई 1-2 दिन का वक्त दे दिए होते, लोगों को बुला लिए होते, आमने सामने बातचीत किए हुए थे। मीडिया को भरमाया जा रहा है, गलत सूचनाएं दी जा रही है कि हम लोग वहां पे कोई स्ट्रेटजी बनाने के लिए बैठ रहे हैं। अरे भाई, कोई नहीं बैठता आम आदमी पार्टी में। केजरीवाल आता है, सब कुछ बता देता है, यही काम होना है, बस सारे लोग कहते हैं हाँ। वहां कोई डिस्कशन नहीं होता, वहां फरमान जारी होता है। ये दिल्ली के बादशाह है, तुगलकी अंदाज में ये आता है, कहता है भाई पार्टी में अब ये करना है, सारे लोग कहते हैं यस सर। लेकिन मीटिंग क्यों बुलाई गई है? मीटिंग कोई स्ट्रेटजी के लिए नहीं बुलाई गई है। इनको मालूम हो गया है कि 3 तारीख को ईडी गर्दन पकड़ के जेल में डालेगी इनको, और इसीलिए ये तैयारी की जा रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन पाठक, उसने क्या कहा, किसी भी कीमत पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। क्या है भाई, गुंडे हो, बदमाश हो, टेररिस्ट हो, क्या है ये? पार्टी है कि क्या है? आपके तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, किसी को कोई बेल नहीं मिल रहा है, और आप यहां धमकियां दे रहे हो कि ईडी किस तरीके से हमें गिरफ्तार करेगी। तो ये एक समस्या है। केजरीवाल डर गया है, और इसलिए फिर से मैं भी केजरीवाल, कोई पता नहीं कौन अब केजरीवाल बनना चाहता है। लोग तो बहुत ही तिरस्कार की नजरों से केजरीवाल को देखते हैं, एक ऐसे नेता के रूप में जिसने झूठ बोलकर लोगों का विश्वास तोड़ा है। तो अब ईडी की कार्रवाई 3 को, अब उसके बाद ईडी के एक्शन पर डिपेंड करेगा कि केजरीवाल की भूमिका 2024 के चुनाव में क्या होने वाली है। क्योंकि अंदर गया तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की तरह ये लंबा अंदर बंद रहेगा। जी, अगली खबर में बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की बगावत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पार्टी नेतृत्व से नाराज होने की खबरें आ रही हैं। उनका मानना है कि केंद्र के खिलाफ उन्होंने बकाया वसूली के लिए आंदोलन जो शुरू किया था वह पटरी से उतर गया है। दुर्गा पूजा से पहले अभिषेक बनर्जी इस आंदोलन को हवा देने के लिए सड़कों पर उतरे थे।
योजना यह थी कि पूजा के बाद आंदोलन को और अधिक बढ़ाया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, जिससे नाराज अभिषेक ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार नहीं करने का फैसला लिया है। फुआ भतीजा में ये कैसी लड़ाई शुरू हो गई? देखिए, बुआ भतीजा में लड़ाई नहीं है ये। आप देखिए कि बहुत सारी चीजें, कोई नई बात नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को ढंग से उनके मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता। उन्होंने पहले भी बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के तौर पे, कोविड के दौरान भी बहुत सारी चीजें उन्होंने डायमंड हार्बर, जो उनका अपना कंस्टिट्यूंसी है, वहां पे करने की कोशिश की। लेकिन होता ये है कि ममता बनर्जी के आसपास के जो लीडर्स हैं, उनको लगता है कि अगर अभिषेक बनर्जी बिल्कुल निखर के बाहर आ गए तो ममता बनर्जी के बाद उनको जो है बाकायदा सारी चीजें मिल जाएगी। तो होता यह है कि वो कहते हैं कि भाई हम ये करना चाहते हैं, तो ममता बनर्जी के पास अब उतना वक्त नहीं है कि आप पार्टी की सारी चीजों को आप ध्यान में दें। लेकिन है क्या कि जो सीनियर लीडर्स हैं वो कॉन्स्पायर करते हैं, वो काम को बिगाड़ते हैं, वो होने नहीं देते, और इस वजह से अभिषेक बनर्जी नाराज चल रहे हैं कि जो मैं कहता हूं वो होता नहीं है। तो ममता बनर्जी भी, होता क्या है कि जब लीडर पावरफुल हो, अभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई बीजेपी में बोलेगा? अमित शाह जो आदेश देंगे कोई कुछ उसको दुत्कारेगा? योगी जी यूपी के अंदर कोई फरमान जारी कर दें, उसको कोई, किसी की हिम्मत है कि नहीं मानेगा? ऐसा क्यों होता है? ममता बनर्जी भी उसी तरीके से एक समय में इतनी बड़ी लीडर, संगठन, सरकार, सब कुछ ममता बनर्जी के सहारे पे, लेकिन जो साख धीरे धीरे धूमिल हो रहा है, पार्टी जिस तरह से अलग अलग घोटाले में फंसती चली जा रही है, तो वो साख भी गई है, कई सारे नेता उसमें निपटे भी हैं, और बंगाल में अफवाह बहुत सारी चीजें चलती है, अफवाह पे बहुत सारी चीजें चलती है कि भाई ये हो गया, वो हो गया। अब चुनाव नजदीक आया है, ये कोई इस तरह का की घोषणा नहीं है कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल ही टीएमसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि भाई आप लोग नहीं कर रहे हो, फिर मैं नहीं आऊंगा आपके चुनाव में प्रचार के लिए। ममता बनर्जी हर जगह नहीं जाती, अभिषेक बनर्जी जाते हैं, उनकी भी अपनी फैन फॉलोइंग है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये नेताओं को वो हड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आखिरी खबर में बात यूसीसी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि विधेयक को मंजूरी के लिए जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी सभी धर्म के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों का एक सामान्य कोड है। वहीं विपक्षी दल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि राम भक्तों पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार लोगों ने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं किया होगा। यूसीसी लागू होगा। देखिए, ये उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही चीफ मिनिस्टर धामी ने वादा किया था। सरकार बनी, पहला फैसला हुआ कि यूसीसी के लिए एक कमेटी बिठाई गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब आखिरी जो उसमें काम होना है कि असेंबली के अंदर इसे पेश करके इसको कानून में तब्दील करना है। धामी साहब कह चुके हैं कि बस जनवरी के महीने में इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब फिर से ये खबर आई है तो उसका मतलब है कि धामी साहब सीरियस है, क्योंकि ये चुनावी वादा है, कोई आदमी उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक नई शुरुआत होगी। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वादा है। 370, राम मंदिर और यूसीसी। तो यूसीसी को आप अगर एक स्टेट में लगाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ लोग, देखिए होगा क्या, इसमें सारे लोग जानते हैं कानून को लागू करना कोई आसान काम नहीं होता, सरकार बहुमत रहने के बावजूद भी, क्योंकि इसके बहुत सारी चीजें इसके बाद फॉलो करती हैं। ये पास होगा, कानून बनेगा, फिर इसे चैलेंज कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो शायद टेस्टिंग ग्राउंड भारतीय जनता पार्टी इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह उत्तराखंड में लागू करेगी, और अगर कोर्ट से उस तरह का फैसला आ जाता है उसके फेवर में, तो अगले साल इसी वक्त पूरे देश में ये लागू होगा, वादा भी पूरा होगा। और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा कानून
धर्म के आधार पे वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। अभी धर्म की वजह से, धर्म के आधार पे मुस्लिम महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसको खत्म करना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की वाकई खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।